प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं, जैसा कि आपको पता है कि बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अंतर्गत 4 सेमेस्टर का क्लास मैं ले रहा था, जो कि न्यू सिलेबस के बेसिस पे जो भी टॉपिक्स पढ़ने हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में वो। तो हम लोग जो है आपका यूनिट 1 से लेकर 6 तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे। 1 से 5 ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था और अब जो हमारा यूनिट डिस्कस करने का है वो है यूनिट 6। और यूनिट 6 में हमने एक लेक्चर जो है ऑलरेडी देख लिया, दूसरा पार्ट हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे रिजिड पेमेंट के बारे में। रिजिड पेमेंट जो कि सीमेंट कंक्रीट स्लैब से बनता है और ये व्हील लोड को ट्रांसफर करता है या डिस्ट्रीब्यूट करता है उसके फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ के यानी स्लैब एक्शंस के माध्यम से। ड्यू टू इट्स हाई रिजिडिटी और स्ट्रेंथ, लोड जो है स्प्रेड करता है ओवर लार्ज एरिया ऑफ सबग्रेड के लार्ज एरिया तक जो है ये आपका स्प्रेड करता है। और इसका रिजल्ट ये होता है कि जो स्ट्रेस होता है वो कम होता है ऑन अंडरलेइंग सॉइल। जो अंडरलेइंग सॉइल है उसके ऊपर जो स्ट्रेस पड़ेगा सॉइल के ऊपर वो हमारा जो है काफी ही ज्यादा कम हो जाता है। कंपोनेंट्स अगर हम देखें रिजिड पेवमेंट का, तो इसका पहला कंपोनेंट है कंक्रीट स्लैब। पहला कंपोनेंट क्या है? कंक्रीट स्लैब। ये मेन स्ट्रक्चरल लेयर होता है जो कि कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट से बनता है और ये कैरी करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है ट्रैफिक लोड को और प्रोवाइड करता है ड्यूरेबल और स्ट्रॉन्ग राइडिंग सरफेस को। ड्यूरेबल और स्ट्रॉन्ग राइडिंग को जो है ये आपका करता है, मतलब राइडिंग जो सरफेस होता है वो बेहतर होता है। सब बेस ये प्रोवाइड्स करता है यूनिफॉर्म सपोर्ट टू कंक्रीट स्लैब और प्रिवेंट करता है पंपिंग ऑफ सबग्रेड सॉइल को और इंप्रूव करता है ड्रेनेज को। सबग्रेड नेचुरल सॉइल जो प्रिपेयर किया जाता है टू सपोर्ट द पेवमेंट, है ना। पेवमेंट को सपोर्ट करने के लिए जो नेचुरल सॉइल प्रिपेयर किया जाता है वो कहलाता है सबग्रेड। वो क्या कहलाता है? सबग्रेड जो है आपका कहलाता है। और सबग्रेड जो है एक्ट करता है एज ए फाउंडेशन ऑफ पेवमेंट स्ट्रक्चर। पेवमेंट स्ट्रक्चर के फाउंडेशन के तौर पे ये काम करता है। देखो, टिपिकल सेक्शन अगर हम देखें रिजिड पेवमेंट का, तो व्हील का जो लोड है कंक्रीट स्लैब के ऊपर आता है, उसके बाद सब बेस होता है और फिर सबग्रेड होता है। कुछ केसेस में कंक्रीट स्लैब के बाद डायरेक्ट सबग्रेड होता है, कुछ कंडीशंस में आपका जो है सबग्रेड डायरेक्ट होता है, कुछ में सब बेस जो है हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। लोड डिस्ट्रीब्यूशन, तो व्हील लोड जो है हमारा स्लैब के ऊपर रखता है और स्लैब जो है लार्ज एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और लार्ज एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करने के कारण से जो स्ट्रेस का जो वैल्यू होता है वो स्मॉल हो जाता है। स्ट्रेस का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। देखो, फोर्स हमारा लग रहा है यानी लोड लग रहा है डिवाइडेड बाई एरिया। अगर एरिया ज्यादा होगा तो फोर्स हमारा मान के चलो कि कम लग रहा है, फोर्स कम लग रहा है, एरिया ज्यादा है तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, है ना। स्ट्रेस जो है वो कम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो कंक्रीट स्लैब जो है डिस्ट्रीब्यूट करता है लोड को ओवर वाइड एरिया पे और उसके रिजिडिटी के कारण से डिफॉर्मेशन कम होता है एज कंपेयर टू फ्लेक्सिबल पेवमेंट। फ्लेक्सिबल पेवमेंट के कंपेयर में इसमें डिफॉर्मेशन कम होता है रिजिड पेवमेंट में। टाइप्स ऑफ ज्वाइंट इन रिजिड पेवमेंट में टाइप्स अगर देखें ज्वाइंट का, तो
कॉम्पैक्शन ज्वाइंट, कॉम्पैक्शन सॉरी एक्सपेंशन ज्वाइंट, कॉम्पैक्शन नहीं एक्सपेंशन ज्वाइंट। एक्सपेंशन ज्वाइंट जो है ये प्रोवाइड करता है टू एकोमोडेट एक्सपेंशन ऑफ कंक्रीट ड्यू टू टेम्परेचर राइज। ये प्रिवेंट करता है अप्रोक्सीमेटली एक्सेसिव कंप्रेसिव स्ट्रेस को। दूसरा है कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट, ये प्रोवाइड किया जाता है क्रैक को कंट्रोल करने के लिए बाई श्रिंकेज और टेम्परेचर ड्रॉप के। ये अलाउ करता है कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ स्लैब के। व्रैपिंग ज्वाइंट, व्रैपिंग ज्वाइंट प्रोवाइड किया जाता है टू रिलीव स्ट्रेसेस caused by temperature differences between top and bottom surface of slab। ये हेल्प करता है रिड्यूस wrapping effects, हेल्प करता है रिड्यूस wrapping stress। लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म का अगर विशेषता देखें तो लोड जो है ट्रांसफर किया जाता है थ्रू स्लैब एक्शन। हाई फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ जो होता है कंक्रीट का वो स्प्रेड करता है लोड को ओवर लार्ज एरिया, और लो स्ट्रेस जो है हमें मिलता है सबग्रिड के ऊपर। क्यों? क्योंकि जो फ्लेक्सिबल पेमेंट है उसके कंपेयर में हमारा डिफॉर्मेशन जो है रिजिड पेमेंट में कम देखने को मिलता है। एडवांटेज अगर हम देखें तो लॉन्ग सर्विस लाइफ होता है, बेटर परफॉर्मेंस होता है अंडर हैवी लोड, लोअर मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, और रेजिस्टेंस जो होता है वाटर डैमेज का वो भी हमारा होता है। मतलब वाटर डैमेज के कारण से जो रेजिस्टेंस होते हैं उसको ये कहीं ना कहीं क्या करता है, कम करता है, माने रेसिस्ट करता है। स्ट्रेस अगर हम बात करें रिजिड पेमेंट पे स्ट्रेस, तो व्हील लोड के कारण से स्ट्रेस लगता है जो कि मूविंग व्हीकल लोड के कारण से होता है, और मैक्सिमम स्ट्रेस जो है जनरली अकर होता है एट स्लैब एज और कॉर्नर पे। इंपॉर्टेंट होता है फॉर पेवमेंट थिकनेस डिजाइन के लिए, है ना। हम व्हील लोड स्ट्रेस के माध्यम से हम पेवमेंट के थिकनेस को डिजाइन करते हैं। उसके बाद आता है टेम्परेचर स्ट्रेस जो कि व्रैपिंग स्ट्रेस होता है। ये कॉज किया जाता है बाय टेम्परेचर डिफरेंसेस बिटवीन टॉप एंड बॉटम ऑफ स्लैब, है ना। टेम्परेचर स्ट्रेस जो होता है यानी रैपिंग स्ट्रेस ये कॉज किया जाता है बाय टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम ऑफ स्लैब। ये लीड करता है टू अपवर्ड और डाउनवर्ड रैपिंग, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड रैपिंग ऑफ द कंक्रीट स्लैब के। टेम्परेचर रैपिंग के बारे में अगर देखें तो देखो टॉप सरफेस जो है हॉट हो जाता है, फिर धीरे धीरे थर्मल एक्सपेंशन आता है और हीट जो है मूव अप करता है। ये दिन में होता है, रात में टॉप सरफेस ठंडा होता है और धीरे धीरे हीट इज लॉस्ट टू टॉप और रेसिड्यूअल हीट जो है ग्राउंड की ओर ट्रांसफर हो जाता है। तो ये टेम्परेचर रैपिंग है, डे में और नाइट में ये चीजें जो है आपका होता है। थर्मल एक्सपेंशन देखने को मिलता है टॉप सरफेस के ऊपर रात में, और थर्मल एक्सपेंशन देखने को मिलता है दिन में, माने दिन में एक्सपेंड करता है और रात में कॉन्ट्रैक्ट करता है। फ्रिक्शनल स्ट्रेस, फ्रिक्शनल स्ट्रेस जो है डेवलप होता है ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन कंक्रीट स्लैब एंड सब बेस या सब ग्रेड के। ये रेस्ट्रिक्ट करता है एक्सपेंशन को, ये रेस्ट्रिक्ट करता है एक्सपेंशन को और कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट को, एक्सपेंशन को और कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट को ऑफ द स्लैब। उसके बाद हम बात करेंगे वेस्टरगार्ड थ्योरी। वेस्टरगार्ड थ्योरी, वेस्टरगार्ड थ्योरी जो है ये डेवलप किया गया था आपका होराल्ड एम वेस्टरगार्ड के द्वारा। इन्होंने रिजिड पेवमेंट का डिजाइन और एनालिसिस को सबसे पहले दिया था, मैंने उसके बारे में बताया था। इनका जो थ्योरी है ये बताता है कि कैसे स्ट्रेस जो है डेवलप होता है कंक्रीट स्लैब में व्हील लोड के कारण और टेम्परेचर इफेक्ट के कारण। जो वेस्टरगार्ड हैं इन्होंने अपने थ्योरी में एजम्पशंस लिया, यानी माना कि कंक्रीट स्लैब जो है होमोजीनियस होगा, आइसोट्रोपिक होगा और इलास्टिक होगा, ठीक है। यानी मटेरियल प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म
थ्रू आउट द स्लैब। दूसरा, सबग्रेड बिहेव करता है एज डेंस लिक्विड फाउंडेशन को, डेंस लिक्विड फाउंडेशन को, जो कि ये रिएक्शंस होता है ऑफ सबग्रेड एट एनी पॉइंट is proportional to the deflection at that point. Load is applied over a circular area. Slab is uniform thickness and deflection जो है हमारा कम होना चाहिए और इलास्टिक थ्योरी जो है हमारा एप्लीकेबल होना चाहिए। तो ये इन्होंने अजम्पशंस लिया, ये इन्होंने अजम्पशंस लिया, ये इन्होंने जो है माना। ठीक है, अब बात करें क्रिटिकल स्ट्रेस की, जो लोकेशंस होता है रिजिड पेमेंट पे, तो इंटीरियर स्ट्रेस, इंटीरियर स्ट्रेस जो है ये अकर होता है व्हील लोड के द्वारा, कब, जब सेंटर ऑफ स्लैब के ऊपर एक्ट होता है। ये सराउंडेड होता है बाय कंक्रीट ऑन ऑल साइड्स और प्रोड्यूस होता है लोएस्ट स्ट्रेस एमंग द थ्री केस। माने तीन तरीके का स्ट्रेस डेवलप होता है क्रिटिकल स्ट्रेस, जिसमें से सबसे कम स्ट्रेस हमारा होता है इंटीरियर स्ट्रेस। ठीक है, उसके बाद आता है एज स्ट्रेस। एज स्ट्रेस में क्या होता है कि जो व्हील लोड है ये अकर होता है एज जो है, यानी किनारा जो है स्लैब का वहां पे, किनारा जो है स्लैब का वहां पे अकर होता है, और ये इंटीरियर लोडिंग या इंटीरियर स्ट्रेस से ज्यादा स्ट्रेस हमें प्रोवाइड करता है, मतलब ज्यादा स्ट्रेस मिलता है। उसके बाद आता है कॉर्नर स्ट्रेस। कॉर्नर स्ट्रेस में क्या होता है कि जब व्हील लोड एक्ट करता है कॉर्नर पे, स्लैब के कॉर्नर पे, देखो साइड में लगना और कॉर्नर पे लगना दोनों फर्क है। साइड में हमारा यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कॉर्नर ये कोने पे हमारा लगेगा, है ना, कोने पे लगेगा। ये मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है और मोस्ट क्रिटिकल कंडीशन होता है पेमेंट डिजाइन में। पेमेंट डिजाइन में कॉर्नर स्ट्रेस जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्रिटिकल कंडीशंस जो है प्रोवाइड करता है। रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस, रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस, तो जो रेडियस होता है रिलेटिव स्टिफनेस का, ये रिप्रेजेंट करता है एबिलिटी ऑफ कंक्रीट स्लैब। जो रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस है ये रिप्रेजेंट करता है एबिलिटी ऑफ कंक्रीट स्लैब, जो डिस्ट्रीब्यूट करता है लोड को ओवर सबग्रेड, सबग्रेड के ऊपर जो लोड को डिस्ट्रीब्यूट करता है लोड को। L इज इक्वल टू E इंटू एच के पावर 3 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 1 माइनस म्यू का स्क्वायर का होल इंटू के का होल पावर 1/4। L जो है यहाँ पे वो है आपका रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस, जो कि मीटर या mm में होगा। E जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, H जो है थिकनेस ऑफ कंक्रीट स्लैब, म्यू जो है पॉइजन रेशियो ऑफ कंक्रीट, K जो है मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन, K जो है मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन। सिग्निफिकेंस अगर हम देखें तो ये लार्जर वैल्यू जो है AL का वो इंडिकेट करता है वेटर लोड डिस्ट्रीब्यूशन को, है ना, ये बेटर लोड डिस्ट्रीब्यूशन को इंडिकेट करता है। ये डिपेंड करता है हमारा स्लैब थिकनेस के ऊपर और स्टिफनेस ऑफ कंक्रीट के ऊपर। इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जो होता है इन वेस्टरगार्ड स्ट्रेस इक्वेशंस, इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स इन वेस्टरगार्ड स्ट्रेस इक्वेशंस। डिजाइन ऑफ रिजिड पेमेंट, डिजाइन ऑफ रिजिड पेमेंट अकॉर्डिंग टू IRC यानी इंडियन रोड कांग्रेस मेथड। तो इंडियन रोड कांग्रेस मेथड जो है ये कॉमनली यूज किया जाता है फॉर रिजिड पेमेंट डिजाइन के लिए इंडिया में। इसमें डिजाइन स्टेप्स में क्या करते हैं, सबसे पहले व्हील लोड स्ट्रेस को कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद चेक करते हैं इंटीरियर एज और कॉर्नर लोडिंग कंडीशंस को। उसके बाद टेम्परेचर स्ट्रेस को कैलकुलेट करते हैं जो कॉज होता है टेम्परेचर ग्रेडियंट के द्वारा, और कंसीडर करते हैं रैपिंग इफेक्ट्स को।
फिर कंबाइन करते हैं दोनों स्ट्रेस को, यानी हमारा व्हील लोड स्ट्रेस और टेम्परेचर स्ट्रेस दोनों को हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं और ऐड करते हैं व्हील लोड स्ट्रेस को एंड टेम्परेचर स्ट्रेस को, और ये इंश्योर करता है टोटल स्ट्रेस को इन विद इन परमिसिबल लिमिट। स्टेप 4 में हम क्या करते हैं, स्लैब का थिकनेस सिलेक्ट करते हैं। स्लैब का थिकनेस जो है चूज करते हैं दैट सेफली रेजिस्ट द कंबाइंड स्ट्रेसेस, जो वेरीफाई करता है फैटिग्यू और सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को। तो ये आपका जो है टॉपिक्स जो है यूनिट 6 यानी हमारा पूरा सब्जेक्ट जो है समाप्त होता है, पूरा सब्जेक्ट जो है हमारा समाप्त होता है। हमने यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 6 तक पूरा कंप्लीट चैप्टर्स को डिस्कस कर लिया। अब इस पे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, प्रैक्टिस वगैरह जो भी है वो आपको 1 बाय 1 जो ऐप में कोर्सेज में जुड़े हुए हैं उन लोगों को मैं करवाता रहूंगा। बाकी जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप लोगों की क्लासेज जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, ठीक है। बाकी जो भी और अपडेट्स होंगे वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। चैनल पे जो लोग भी पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।